हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मीनू एंड काफ़ी दिनों बाद मैं आई हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने अपना सबसे पहले मैं बता दूँ, मैंने अपना व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था 6 महीने पहले और मेरे प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में। बट कुछ समय बाद फिर जैसे जैसे प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो रही थी, कुछ रीजंस की वजह से, क्योंकि प्रेगनेंसी में होता है मूड स्विंग्स होते हैं और इन सब की वजह से मैंने अपना जो है चैनल बीच में स्टॉप कर दिया था। मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर रही थी। उसके पहले मैंने कुछ ही वीडियो अपलोड किए थे। तो जिन्होंने मेरे प्रीवियस व्लॉग देखा होगा शायद उनको पता होगा कि और जिन्होंने नहीं देखा तो मैं उन्हें बता दूँ, मैंने प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग डेज में अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था, लेकिन बीच में फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। अब जो है मेरा बेबी आ चुका है और उसको आए हुए 1 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। 31 जुलाई का मेरा ड्यू डेट, 1 अगस्त का मेरा ड्यू डेट था और मेरा बेबी बॉर्न हुआ 31 जुलाई को यहीं पर पीआई में, कनाडा में। और तो जैसे कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मेरा स्टोरी, जो बर्थ व्लॉग का स्टोरी है, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो मेरा जो पूरा प्रेगनेंसी जर्नी था काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि जैसे कि प्रेगनेंसी में होता है काफ़ी सारे सिम्टम्स, नोज़िया होता है, वॉमिटिंग होती है, बैक एक होता है और डिजीनेस, काफ़ी सारे सिम्टम्स होते हैं, जहाँ तक कि मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से और मेरी सिस्टर्स से और काफ़ी सारे लोगों से। बस इनमें से कोई भी सिम्टम्स मेरे साथ नहीं था। ना मुझे नोज़िया, वॉमिटिंग ये सब कुछ मुझे कभी फील नहीं हुआ स्टार्टिंग से। जैसे बोलते हैं स्टार्टिंग के फर्स्ट जो 3 ट्राइमेस्टर होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ये सब कॉमन होता है कि वॉमिटिंग, नोज़िया वगैरह, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। तो स्टार्टिंग में तो मुझे पता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब टेस्ट करने के बाद मुझे लग रहा था कि यार टेस्ट पॉजिटिव है या नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं थे। तो उस समय मैं थोड़ी उन सब चीज़ों को लेकर थोड़ी कंसर्न थी कि यार क्यों मेरे साथ ऐसे कुछ सिम्टम्स क्यों नहीं है। बट जब डॉक्टर से मैंने इस बारे में कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि तो तुम लकी हो कि तुम्हारे साथ ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है। तो जैसे मैंने कंसीव किया था अक्टूबर में और मेरा LMP डेट था 31 जुलाई। तो जैसे कि बर्थ कनाडा में और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। पूरा प्रेगनेंसी जर्नी यहाँ का टोटल डिफरेंट है। बहुत सारे चेकअप जो हमारे इंडिया में नहीं होते हैं वो कनाडा में होते हैं, यहाँ पे होते हैं। तो अलग अलग कंट्री वाइज अपना अपना सबका हेल्थ सिस्टम है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ का PI का हेल्थ सिस्टम मीन्स कनाडा जो है यहीं का एक प्रोविंस है, PI प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, जहाँ हम लोग अभी रह रहे हैं। तो यहाँ का सिस्टम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और एक और चीज़ मैं बता दूँ कि हेल्थ सिस्टम जो है यहाँ का पूरा फ्री है, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊँ, क्योंकि यदि मैं सारा वीडियो इसी में बना दूँगी तो पूरा मैसअप हो जाएगा और काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा, और मुझे आपको वीडियो को बड़ा नहीं करना है, आपको बोर नहीं करना। तो जैसे कि मैंने बताया अक्टूबर मैंने कंसीव किया था। तो इनिशियल डेज में हमारे पास हेल्थ कार्ड नहीं था, जो कि वेरी नेसेसरी है यहाँ पर यदि आप हो, क्योंकि विदाउट हेल्थ कार्ड, यदि आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो आपका जो हेल्थ चेकअप है वो सारा कुछ, क्योंकि हमारा ना फैमिली डॉक्टर थे ना कुछ थे स्टार्टिंग में जब हम आए थे। तो यदि आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है, आपके पास आपके फैमिली डॉक्टर नहीं है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीटमेंट करवाना, क्योंकि यहाँ का ट्रीटमेंट जो है बहुत ही कॉस्टली है। यदि आपके पास हेल्थ कार्ड नहीं है तो आप एफर्ट नहीं कर पाएंगे उतना। तो इसीलिए इनिशियल डेज में हमारे पास हेल्थ कार्ड नहीं था। तो जैसे ही मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था उस टाइम हमने हेल्थ PI जाके हमने अपना हेल्थ कार्ड के लिए अप्लाई किया था और विद इन अ मंथ हमारा हेल्थ कार्ड आ गया था। तो जो मेरा फर्स्ट चेकअप था वो मेरे पास हेल्थ कार्ड नहीं था, तभी मैंने अपना चेकअप कराया था, क्योंकि हेल्थ कार्ड का मैं वेट नहीं कर सक रही थी। तो मैंने अपना चेकअप उस टाइम कराया। तो फर्स्टली हमने डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट ली, तो डॉक्टर ने कहा
कि यहाँ पे पहले ऐसा होता है कि आपका एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। जैसे अपने इधर होता है ना, अपन इंडिया में क्या होता है, कोई भी हम लोग कोई भी लोकल डॉक्टर के पास चले जाते हैं, कोई पर्टिकुलर हमारा डॉक्टर नहीं होता। ये वाला क्लोज है हॉस्पिटल तो हम दूसरे हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर के पास चले जाएंगे, हमको सिर्फ चेकअप कराने से मतलब होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपको पर्टिकुलर आपका एक फैमिली डॉक्टर होना चाहिए। तो जब हमारी फर्स्ट अपॉइंटमेंट थी तो यहाँ पर वॉक इन क्लिनिक होता है, जहाँ हम गए थे वॉक इन क्लिनिक में। तो वॉक इन क्लिनिक गए हम लोग, वहाँ पर उन्होंने मेरा नॉर्मल चेकअप कुछ नहीं किया, नॉर्मल उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली कि मेरा LMP क्या था और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, मुझे नौज़ा वॉमिटिंग ये सब फील हो रहा है या नहीं हो रहा है, और टेस्ट कब लिया था मैंने, कितना टेस्ट लिया, हो सकता है एक ही टेस्ट हो तो वो पॉजिटिव हो या ना हो, मुझे बस लगा हो। तो ये सारा चीज़। और उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे डॉक्टर के पास रेफ़र किया। एंड जब तक मेरा हेल्थ कार्ड आ चुका था इन दिनों में, तो हेल्थ कार्ड मेरा आ चुका था, फिर हम लोग फर्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए यहाँ जो हॉस्पिटल है वॉक इन क्लिनिक है वो भी, वहाँ पर हम गए थे। तो वहाँ मेरा फर्स्ट चेकअप हुआ था। तो अपने यहाँ कैसा है कि स्टार्टिंग में 6 वीक के बाद मतलब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो अल्ट्रासाउंड वगैरह आपका हो जाता है या हार्ट बीट आप चेक करके डॉक्टर आपको बता देते हैं। बट यहाँ पर मेरा 14 to 15 वीक्स में मेरा फर्स्ट चेकअप हुआ था। तो उसके लिए हम लोग डॉक्टर के पास गए थे और वहाँ पर अक्टूबर में मैंने कंसीव किया था एंड जनवरी में मेरा फर्स्ट चेकअप हुआ था। और जब बेबी का हार्ट बीट मैंने सुना था इतने दिनों बाद, तो इनिशियल डेज में तो मुझे लग रहा था, मैं थोड़ा टेंशन थी कि क्या होगा। जब फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए, फिर मैंने अपने बेबी का हार्ट बीट सुना, उसके बाद वो तो बहुत प्रीसियस मोमेंट होता है ये सब के लिए। तो ऐसा वहाँ से प्रेगनेंसी जर्नी स्टार्ट हुई, फिर चेकअप वगैरह स्टार्ट हुए, फिर हर अल्टरनेटिव डेज में मंथ में मेरा चेकअप ट्राइमेस्टर वाइज हो रहा था। एंड लास्ट ट्राइमेस्टर में बीच में मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर में जैसे थायराइड टेस्ट होता है या फिर डायबिटीज़ टेस्ट होता है, ये सब जो टेस्ट होता है, तो सारे टेस्ट तो मेरे नॉर्मल थे, बट डायबिटीज़ मेरा थोड़ा इंक्रीज़ होकर आया था। तो इंक्रीज़ होने का रीज़न ये था कि उसके एक दिन पहले मैं गुलाब जामुन बनाकर मैंने खाया था, तो मे बी मुझे लगता है शायद उसकी वजह से इंक्रीज़ होकर आया था, जो कि फिर सेकंड टेस्ट जब हुआ था तो वो नॉर्मल हो गया था। एंड फिर अगेन थर्ड ट्राइमेस्टर मेरा फिर से टेस्ट हुआ, तो थर्ड ट्राइमेस्टर फिर वो थोड़ा सा बढ़कर आया। तो उसके बाद फिर क्योंकि पहले भी थोड़ा बढ़कर आया था लेकिन फिर नॉर्मल हो गया था, तो फिर डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया कि यदि वैसे तो मेरा उतना बढ़कर ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होता मेरा लेवल, थोड़ा कुछ ही जो अमाउंट है, कुछ ही जो लिमिट है उसकी वो थोड़ा इंक्रीज़ हुआ था। तो इसीलिए डॉक्टर ने मुझे कोई भी मेडिसिन या फिर इंसुलिन प्रिस्क्राइब नहीं किया था। बस जब मैं डॉक्टर के पास मेरे अपॉइंटमेंट थी, यहाँ पे ऐसा है कि हर सिस्टम के लिए आपको अलग अलग डॉक्टर के पास आपके अपॉइंटमेंट डॉक्टर खुद ही सेट कर देते हैं। और एक बात ये अच्छी है कि आपको कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं। और जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है उसके एक दिन पहले आपको बकायदा कॉल आ जाता है कि आपका कल अपॉइंटमेंट है, तो आपको इसका आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर आपको रिमाइंड करवाते रहते हैं। तो फिर जब मेरा डायबिटीज़ सेंटर में मेरा अपॉइंटमेंट किया था फिक्स डॉक्टर ने, तो फिर जब मैं वहाँ गई उनसे कंसल्ट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे ग्लूकोमीटर दिया था, जो कि अभी भी है मेरे पास। ये है मेरा ग्लूकोमीटर का बैग, जिसमें है ये ग्लूकोमीटर है और ये है इसकी स्ट्रिप। तो ये जो ग्लूकोमीटर है तो सबको पता ही होगा, ये इसमें स्ट्रिप लगी रहती है, ये स्ट्रिप है इसमें, और ये ग्लूकोमीटर है। तो स्ट्रिप निकाल कर यहाँ पर इसे इंसर्ट करना होता है, एंड फिर यह स्ट्रिप निकाल कर यहाँ इंसर्ट करना होता है, और यहाँ पर जो है आपको टेस्ट करना होता है। तो ये है ग्लूकोमीटर, जिससे मैं हर दिन अपना टेस्ट करती थी। मैं मॉर्निंग में, आफ्टरनून में, फिर इवनिंग में, नाइट में, ऐसे मैं अपना ग्लूकोज टेस्ट करती थी वो। और हमेशा उनको मैं रिपोर्ट करते रहती थी, मेल उनको करते रहती थी, ताकि वो ये देखना चाह रहे थे कि मतलब मेरा आफ्टर मील, बिफोर मील एंड आफ्टरनून में, इवनिंग में कैसा है ग्लूकोज का लेवल। तो ऐसा मैंने पूरा अपने थर्ड ट्राइमेस्टर के स्टार्टिंग से किया था, लास्ट पूरा 40 वीक्स तक।
तो इसीलिए मैंने क्या, डॉक्टर ने मुझे कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब और इंसुलिन प्रिस्क्राइब नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि उतना आपका लेवल इंक्रीज़ नहीं हुआ है, यदि आप चाहें तो यदि आप अपने डाइट कंट्रोल कर लें, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करें तो आप इसको थोड़ा मेंटेन कर सकते हैं, आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, इंसुलिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने वही किया, मैंने अपना डाइट थोड़ा कंट्रोल लिया, लिमिटेड में खा रही थी, जैसे कि 1 या 2 ब्रेड खा लिया मैंने, हल्का फुल्का एकदम फीका चाय बनाकर मैं पी रही थी, या फिर कभी कभी तो मैंने चाय भी अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया था बीच बीच में। और चपाती यदि मैं 2 खा रही हूँ तो फिर सब्ज़ी ज़्यादा खा रही थी, इस तरीके से अपने डाइट में मेंटेन कर रही थी। तो 3rd ट्राइमेस्टर भी मेरा निकल चुका था ऐसे ही। और उस बीच में अलग अलग डॉक्टर्स से जैसे अपॉइंटमेंट आ रहा था, और लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको पता ही होगा वीकली आपका चेकअप है जो होता है। तो लास्ट मेरा वीकली चेकअप हो रहा था 33, 4, 7, 6, 7, 8, 9 पूरे वीक में। एंड लास्ट अपॉइंटमेंट था मेरा 40 वीक होने के 1 दिन पहले का। तो उससे पहले भी 39 वीक में था जब मैं गई थी डॉक्टर के पास, तो उस टाइम उसके पहले तक यहाँ पे ज़्यादा मतलब ऐसा कोई चेकअप नहीं, एक ही बार मेरा अल्ट्रासाउंड होता है, जैसे अपने यहाँ पे एनामली स्कैन होता है, वो सब नहीं हुआ था, यहाँ एक ही बार मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था सिर्फ। और उसी में शायद उन्होंने एनामली स्कैन किया होगा, बट यहाँ पे बताते नहीं, क्योंकि मेरे पास यहाँ का जैसे कि अपने इंडिया में होता है कि एक फ़ाइल, पर्टिकुलर फाइल बनती है और वो फाइल आपको दी जाती है, और उसमें सारे रिकॉर्ड रहते हैं। मेरे पास यहाँ का हॉस्पिटल का एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है। सब जो है, जो भी पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं यहाँ के डॉक्टर, नर्सेस, सिस्टर्स करती है, बट हमारे पास कुछ नहीं रहता, वो सारा रिकॉर्ड उनके पास रहता है। यदि उसके पहले प्रीवियस प्रेगनेंसी आपकी रही होगी या कुछ रिकॉर्ड या मिसकैरेज या अबॉर्शन वगैरह कुछ, तो पूरा स्टार्टिंग से उनके पास सब कुछ रहता है रिकॉर्ड, हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहता। तो ऐसा था 39 वीक में जब मैं गई थी, तो डॉक्टर ने इंटरनल चेकअप के लिए बोला था, उसके पहले तक इंटरनल चेकअप नहीं हुआ था। तो 39 वीक में जब मेरा इंटरनल चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि सर्विक्स जो है रेडी नहीं हुआ अब तक। तो मेरा हेड डाउन तो हो गया था जब अल्ट्रासाउंड लास्ट में मेरा एक बार लास्ट अल्ट्रासाउंड जब हुआ था, तब डॉक्टर ने बताया था कि हेड डाउन हो चुका है। 37 वीक्स में मेरा हेड डाउन हो गया था बेबी का। तो डॉक्टर यही बोल रहे थे कि हेड डाउन तो हो गया, बट वही बोलते जा रहे थे। वो 37 में, 8 में, 9 में उन्होंने यही कहा, लेकिन जब 39 वीक में मैंने चेकअप करवाया तो उन्होंने बोला सर्विक्स रेडी हो गया, बट रेडी है, लेकिन सर्विक्स रेडी है बोला, रेडी नहीं है बोला था, सॉरी। तो सर्विक्स रेडी नहीं है बोला, तो फिर थोड़ा टेंशन हो गया, क्या करें अब। तो फिर डॉक्टर से मैंने पूछा कि रेडी नहीं है तो फिर क्या सीज़र, क्योंकि हेड डाउन तो हो चुका था। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, सीज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हेड डाउन तो कर लिया बेबी ने, बट वही था, सर्विस रेडी नहीं था। देन फिर क्या हुआ, फिर जब डॉक्टर से कंसल्ट किया तो डॉक्टर ने बोला, क्योंकि मेरा डायबिटीज़ था, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज था मेरा, तो डॉक्टर ने बोला वैसे यहाँ पे 41, 42 वीक तक भी हम लोग वेट कर सकते हैं, जनरली यहाँ करते हैं, बट मेरे केस में नहीं किया था वेट, क्योंकि ऑलरेडी मेरा डायबिटिक था, इसीलिए डॉक्टर ने बोला कि हम इसके बाद और वेट नहीं करेंगे, तो जैसे 40 वीक होता है हम इंड्यूस कर देंगे। तो फिर उन्होंने बताया कैसे इंड्यूस का प्रोसीजर होता है, जैसे आपको पता ही होगा, वो मेडिसिन इंसर्ट करके इंड्यूस करवाते हैं लिवर को। तो फिर 31 का दिन था मॉर्निंग में। अब आते हैं हमारे लिवर की स्टोरी में। ये तो था मेरा प्रेगनेंसी का थोड़ा जर्नी, जो मैंने आपको शॉर्ट में थोड़ा बताया, शायद आप बोर हो गए होंगे, बट वीडियो को यदि आपको मतलब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। देन उसके बाद अब आते हैं मेरा मेन टॉपिक पे। तो 31 जुलाई को मॉर्निंग में हमारा अपॉइंटमेंट था। डॉक्टर ने बोला था कि आपको 31 को आना इंड्यूस करवाने, तो 7:30 का उन्होंने टाइमिंग दिया था। तो 7:30 को मॉर्निंग में, क्योंकि मैं हमेशा वेट कर रही थी, मैंने बहुत सारे वीडियो पहले से देख कर रखा था, और क्योंकि ड्यू टू कोविड कोई भी आ नहीं पा रहा था, घर से आने की सारी तैयारी हो गई थी मेरे इन लॉज की, बट ड्यू टू कोविड लास्ट तक हम लोग वेट करते रहे, कुछ नहीं हो पाया, कोई नहीं आ पाया घर से। तो 31 को सब हमें ही देखना था, इसीलिए मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ा बहुत जान पाऊँ कि कैसे होता है, क्या होता है। तो
ऑलमोस्ट बहुत सारे काफ़ी सारे मैंने वीडियो देख कर रखे हुए थे कि वाटर ब्रेक कैसे होता है। मैंने बहुत सारे वीडियो में देखा था वाटर ब्रेक होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, थोड़ा आपको बैक साइड से पेन आना स्टार्ट होगा, फिर पेन इंक्रीज़ होता जाएगा, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होते होते फिर वाटर ब्रेक होता है, ये सब। लेकिन मैं वेट ही कर रही थी 3rd ट्राइमेस्टर में कि अब ऐसा होगा, लेकिन कभी मुझे पेन आया ही नहीं। हल्का फुल्का कभी बैक पेन थोड़ा होता था, मुझे लगता था यार पेन इंटेंस क्यों नहीं हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ रही, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो जब 31st को मेरा अपॉइंटमेंट डॉक्टर ने सेट कर दिया था 7:30 का, तो फिर हम लोग 7:30 को गए डॉक्टर के पास। तो मॉर्निंग में जब हम गए तो डॉक्टर ने वही सर्विस चेक किया एक बार इंटरनल, देन उन्होंने बोला कि हम मेडिसिन इंसर्ट कर देते हैं, वही इंड्यूस का जो प्रोसेस स्टार्ट किया उन्होंने, और उन्होंने मेडिसिन इंसर्ट कर दिया। और 1 घंटे तक पहले मुझे वहीं उन्होंने देखा, ऑब्जर्वेशन में रखा था कि यदि पेन स्टार्ट होता है तो आपको यहीं रखेंगे, वरना आप जा सकते हो घर, ऐसे करके। बट हम लोग घर से काफ़ी पूरी तैयारी से गई थी मैं, क्योंकि मुझे लगा था कि हो सकता है यदि पेन आ जाता तो हमें एडमिट होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैंने अपना पूरा सारा बैग अपना हॉस्पिटल बैग पैक कर लिया था, और खाना वगैरह जो भी है, अपने जो चीज़ नेसेसरी चीज़ें हैं, जैसे बेबी के क्लॉथ्स वगैरह, डाइपर वगैरह, ये सब सारा कुछ बैग मैंने अपना, बेबी का और हस्बैंड का सारा पैक कर लिया था, क्योंकि हम दोनों ही थे, हमारे साथ कोई नहीं था, इसलिए सब हमें ही देखना था। इसलिए सारा तैयारी हम लोग पहले से करके गए थे। पता तो था कि यदि आज नहीं है तो कल तो डेट है ही, एक दिन डॉक्टर ने बोला था कि 1 दिन वेट करेंगे, लेकिन सीरियसली वो 1 दिन वेट मुझसे हो नहीं रहा था। 31st को जब वहाँ उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा था, तो मैं भगवान से यही प्रे कर रही थी कि भगवान पेन स्टार्ट हो जाए तो आज ही एडमिट हो जाएंगे, बेबी आ जाएगा आज ही, ये सोचकर। बट नहीं आया बेबी, 1 घंटा हो चुका था और कोई पेन का कोई सिम्टम्स मुझे नज़र नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने फिर हमें बोला कि आप जा सकते हैं घर, आप घर जाइए, आराम करिए, घर पे रेस्ट करिए, थोड़ा वॉकिंग यदि करना है तो आप कर सकते हैं, और यदि आपको लगे कि थोड़ा बहुत पेन इंक्रीज़ हो रहा है देन आप आ जाइए हॉस्पिटल। तो फिर हम लोग घर आ गए 1 घंटे बाद। जब मैं घर आई तो फिर उसके बाद घर पे बात कर रही थी मैंने अपने इन-लॉज को कॉल लगाया, और घर पर अपने मम्मी के घर पे कॉल लगाया, बहनों से बात की, सबसे बात हो गई। बात होते होते फिर मुझे धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे पेन आ रहा है, हल्का फुल्का मेरा बैक पेन स्टार्ट हो गया था। तो पहले तो स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ा थोड़ा ही बैक पेन हो रहा था, और फिर धीरे धीरे पेन इंक्रीज़ होते जा रहा था, लेग्स वगैरह मेरे क्रैम्पिंग हो रही थी लेग्स में, और बैक पेन हो रहा था। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मजाक में ही ऐसा सोच रही थी, मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, तो मैंने उन्हें बोला कि यार अभी तक तो मुझे इतने दिनों में कोई पेन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी डॉक्टर के पास से आते ही मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अब मुझे जाना पड़ेगा, कि आज मुझे पेन हो रहा है। तो हम लोग ऐसे मजाक में बोल रहे थे क्या सर, दवाई का, मेडिसिन का असर इतनी जल्दी कैसे हो गया, हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे बस। और फिर धीरे धीरे पेन का जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही थी, और 10 o'clock हम लोग आ गए थे घर, 10 o'clock हो गए थे आते आते। तो आने के बाद फिर धीरे धीरे मैंने सोचा था कि अब मैं हॉस्पिटल से आ गए तो पैकिंग वगैरह तो हमने टिफ़िन लंच वगैरह हम लोग सब लेकर चले गए थे, लेकिन फिर भी मैं सोच रही थी कि चलो अब मैं हॉस्पिटल से आ गई तो मैं कुछ और बनाकर खा लेती हूँ। तो जैसे मैं बनाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ बनाती हूँ, तो धीरे धीरे मेरा पेन इंक्रीज़ हो रहा था, मुझे फिर मन नहीं किया बनाने का, तो मैं लेट गई थी, ऐसे ही मैं यहीं सोफे में लेटी हुई थी। और फिर धीरे धीरे फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि यार आज अब मुझे जाना पड़ सकता है सर। तो पहले तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे चावल खाना है करके, तो उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया तुरंत, और मैंने खाना खाया। और खाना बनाते तक उस टाइम तक पेन और इंक्रीज़ होते ही जा रहा था, थोड़ी थोड़ी देर में सेकंड में मुझे पेन आ रहे थे। जैसे जैसे मैंने कई वीडियोस देखा तो मुझे कहीं से पता चला था, डॉक्टर्स ने मुझे बताया था कि आपको पहले सेकंड में पेन आएगा, फिर मिनट्स में आएंगे, मतलब 2 सेकंड के लिए आएगा, फिर थोड़ी देर में आपको 5-10 मिनट में आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, मुझे कंटिन्यू सेकंड में पेन आ रहे थे। तो फिर हस्बैंड ने मेरे खाना बनाया, जैसे तैसे मैंने खाना खाया, बट पेन इतना था कि मुझे खाने में मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं खाना खा रही थी, क्योंकि मेरा मनपसंद का खाना बना था उस दिन। तो मैं अच्छे से धीरे धीरे मतलब खा ही रही थी, जैसे जैसे 2-2 सेकंड में पेन आ रहा था ना, उसके बीच में मैं अपना खाना खाते जा रही थी। मैंने बोला जितना मैंने लिया एटलीस्ट उतना मैं फिनिश कर दूँ। तो मैंने खाना खाया,
खाना वाना खाते खाते मुझे 2:30 बज गए थे। उसके बाद फिर घर से कॉल आया। तो घर से जब कॉल आया तो माँ के साथ मैंने बात किया अपने इन लॉ से। तो फिर मेरे हस्बैंड बात कर रहे थे, मैंने बोला मुझे बात नहीं करनी, क्योंकि पेन थोड़ा ज़्यादा होते जा रहा था, मन नहीं कर रहा था थोड़ा मेरा बात करने का किसी से भी। तो फिर मैंने बात की तो फिर माँ बोलती है कि मतलब क्या हो रहा है करके, कैसा है अभी सिचुएशन। मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा पेन मतलब थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है, मेरा बैक पेन हो रहा है, लेग पेन हो रहा है। तो बोले कि फिर धीरे धीरे हल्का फुल्का थोड़ा मैं इमोशनल होने लगी थी, मुझे थोड़ा डर लग रहा था कि मतलब कोई नहीं था तो ऑब्वियस है डर थोड़ा लगता ही है। तो फिर 2:45 बजने वाले थे और फिर थोड़े माँ ने मुझसे कम से कम आधे घंटे बात की। उसके बाद मेरी जैसे वो कंडीशन देख ही रही थी सामने से, तो उन्होंने बोला कि यार तुम वेट क्यों कर रहे हो, तुम चले जाओ वहाँ जाकर वेट कर लेना, लेकिन घर पर वेट मत करो, क्योंकि यदि ज़्यादा कुछ हो गया, पेन यदि ज़्यादा बढ़ गया तो फिर कैसे करोगे तुरंत। तो फिर मैंने तो क्योंकि फिर हम लोगों ने डॉक्टर से कॉल किया वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो वहाँ की नर्स ने बोला कि यदि पेन इंक्रीज़ है, आपको लग रहा है कि आप बेयर नहीं कर पाएंगे तो आप आ जाइए, वरना आप थोड़ी देर और वेट कर लीजिए। और उन्होंने स्टार्टिंग में भी जब हम लोग हॉस्पिटल से निकले थे तो उन्होंने यही बताया था, यदि पेन बेयर कर पाओ तो घर पे रुकना, वरना यदि आपको लगे कि नहीं आ सक रहे बिल्कुल भी, तो या तो हम लोग आपके लिए जो है अरेंज कर देंगे गाड़ी, आप उसमें आ सकते हैं एम्बुलेंस में, या फिर आप खुद से आ सकते हैं। तो पेन तो मैं बेयर जब तक कर पा रहे थे, जब तक किया। उसके बाद फिर 3 बज गए थे और फिर हमने जब वहाँ से कॉल किया तो उन्होंने वही कहा कि देखो पेन बेयर नहीं कर पा रहे तो आप आ जाइए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि थोड़ी देर और रुकते हैं, लेकिन फिर मैंने माँ से बात की थोड़ी देर तक। तो फिर माँ बोलती नहीं अब आप चले जाओ, घर पर वेट मत करो। तो 3 o'clock हम लोग यहाँ से निकल गए थे, एकदम पास में ही हमारे घर से हॉस्पिटल का डिस्टेंस। तो फिर हम लोग 5 मिनट लगते हैं हमें जाने हॉस्पिटल, तो हम हॉस्पिटल में पहुँचे। तो जैसे ही हम लोग कार से निकले हॉस्पिटल जाने के लिए, वहाँ जाने तक इंक्रीज़ हो गई थी इंटेंसिटी और ज़्यादा। फिर मैं और जल्दी पेन आ रहे थे, तो फिर मुझे चलने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे, उन्होंने सब मुझे पूछ रहे थे कि व्हील चेयर आप ले लो, लेकिन मैंने बोला नहीं ठीक है मैं चली जाऊँगी। मैं चलते धीरे जैसे थोड़ा बीच में पेन नहीं आ रहा था, उस टाइम में चलते जा रही थी। और फिर हम लोग गए लेबर एंड डिलीवरी में, वहाँ हम लोग गए, रजिस्ट्रेशन करवाया। और पहले तो मैं गई, डॉक्टर ने वहाँ पे मुझे चेक किया, और फिर उसके बाद डॉक्टर ने हस्बैंड को बोला कि इनका रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और इन्हें एडमिट का होना पड़ेगा। तो फिर मैं जाकर एडमिट हो गई। उस टाइम खुशी बहुत हो रही थी मुझे कि हाँ फाइनली अब मैं एडमिट हो गई, क्योंकि मॉर्निंग में ये सोच कर गई थी कि मुझे एडमिट होना है, लेकिन नहीं हुई थी। तो उस टाइम मुझे बहुत खुशी थी कि चलो मैं एडमिट होने बोल दिया डॉक्टर ने। और फिर 3:15 हो गए थे, मैं एडमिट हो गई थी उस टाइम। और फिर उसके बाद जो पेन स्टार्ट हुआ धीरे डॉक्टर ने अपना प्रोसेस किया, उन्होंने बॉटल्स वगैरह लगाए, मुझे इंजेक्शन वगैरह दिया। और फिर उसके बाद पेन तो स्टार्ट हो ही गया था, पेन का लेवल जो है बढ़ते ही जा रहा था। और जो सेकंड में मुझे पेन आ रहे थे ना, तो जब मुझे पेन नहीं आ रहा था उस टाइम मैं ये सोच रही थी कि यार अब फिर से पेन आने वाला है, यही मैं सोचते आ रही थी। और मैं वो टाइम अपना निकालते आ रही थी। तो 3:15 से अराउंड 5:15 हो गया था। उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो हुआ, मतलब वाटर ब्रेक हुआ था मेरा। मुझे ऐसा लगा जैसे बलून रहता, बलून में हम लोग पानी यदि भर देते हैं और उससे यदि हम लोग ब्रेक करते हैं तो कैसे वो फूटता है, उस टाइप से मुझे ऐसा लगा कुछ तो फूटा, कुछ तो ऐसा हुआ करके। तो उस टाइम नर्स ने देखा और बोला कि वाटर ब्रेक हुआ है। तो वाटर ब्रेक हुआ, फिर थोड़ा अच्छा लगा, रिलीफ मिला कि वाटर ब्रेक हुआ। जब तक वाटर ब्रेक नहीं हुआ था ना, पेन बढ़ते आ रहा था। वाटर ब्रेक हुआ उसके बाद ठीक लगा फिर, लेकिन पेन की इंटेंसिटी और बढ़ गई, बढ़ते ही जा रहा था, पेन बढ़ते ही जा रहा था। और ऐसा करते करते रात के हो गए थे 11:15, हाँ 11:15 हो गए थे। और डॉक्टर ने देखा कि मैं कंटिन्यूस पूरा ट्राई कर रही थी पुश करने का, डॉक्टर्स भी बहुत हेल्प कर रहे थे, पूरे उन्होंने पूरे पोजीशन
में लिथोटॉमी पोजीशन यूज़ किया, काफ़ी सारी पोजीशन उन्होंने मुझे बैक साइड से प्लस लिथोटॉमी सारी पोजीशन मुझे करवा दी, सारा कुछ। लेकिन फिर भी हेड जो है वो दिख रहा था बेबी का, बट बाहर नहीं आ पा रहा था। और काफ़ी मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो फिर उस बीच बीच में डॉक्टर मुझसे आके पूछ रहे थे कि आपको मतलब एपिड्यूरल चाहिए, हम दे देते हैं एपिड्यूरल। लेकिन मैंने सोचा नहीं, जितना मैं जब तक कर सकती हूँ मैं कर लेती हूँ, मुझे नहीं चाहिए ये सब, इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सोच कर मैंने पूरा इतना पेन मैंने सह लिया 11:15 बजे तक। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई तो फिर डॉक्टर ने हमें बोला, डॉक्टर मेरे पास आया, उन्होंने बोला कि आपको अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हो, काफ़ी लेट भी हो चुका था, 8-9 घंटे से ज़्यादा हो गया था क्योंकि। तो फिर डॉक्टर ने बोला हमें कि अब हम या तो फोर्सेप डिलीवरी कर देते हैं या फिर सीज़र कर सकते हैं। यदि फोर्सेप से भी नहीं हुआ, फर्स्ट ऑप्शन था फोर्सेप का, यदि नहीं हुआ तो फिर हम सीज़र कर देंगे। तो डॉक्टर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करने लगे थे ऑपरेशन थिएटर रूम में। लेकिन फिर भी उस टाइम भी मैं पूछ ही करती, मैं ये सोच रही थी नहीं यार, ज़रूरत ना पड़े। तो फिर ऐसे फिर डॉक्टर ने मुझे ओटी में फटाफट शिफ्ट किया। तो उसके पहले तक कुछ भी ये सब नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ये ज्वेलरी वगैरह सब उन्हें रिमूव करने बोला मुझे हस्बैंड को, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है हस्बैंड को अलाउ करते हैं, चाहे ओटी हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी रूम हो, हस्बैंड आपके साथ रह सकते हैं। तो फिर क्या वो ओटी में मुझे वो लेकर गए, ओटी में जस्ट शिफ्ट किया उन्होंने और एपिड्यूरल मुझे दिया। और एपिड्यूरल देने के बाद उन्होंने फोर्सेप डिलीवरी उन्होंने की। तो सिर्फ सेकंड्स में, विद इन अ सेकंड में मेरा बेबी जो है मेरे हाथ में था। उन्होंने पहले तो कहा था कि सीज़र कर सकते हैं, लेकिन फोर्सेप डिलीवरी में इजीली मेरा बेबी बाहर आ गया। तो विद इन अ मिनट्स पूरा प्रोसीजर एपिड्यूरल से लेके बेबी आने तक का सिर्फ 2-3 मिनट में मेरा बेबी बाहर आ गया। और इन पूरी प्रोसीजर में मेरे आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकले। मैं बिल्कुल भी मतलब अपने आप को ऐसा फील नहीं करवा रहे थे कि हम अकेले हैं, ऐसा कुछ। मैं एकदम काम थी। बट जैसे ही मैंने बेबी को देखा, जैसे मैंने उसे देखा, उस टाइम फिर मेरे आंखों से आंसू आ गए और हम लोग बहुत इमोशनल हो गए थे काफ़ी। क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे सीज़र के लिए लेकर गए थे, उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था, मेरे माइंड में ये चल रहा था, जैसे मैंने अपने हस्बैंड को देखा, उनका ड्रेसअप उनको दिया था वहाँ चेंज करने के लिए, ओटी में जाने के लिए। तो वो सब देख कर मुझे फिर थोड़ा मैं इमोशनल हो रही थी। अंदर से मुझे अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था यार भगवान प्लीज़ हेल्प कर दो, सीज़र ना हो, नॉर्मली हो जाए। क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ कोई है नहीं मेरे साथ, मेरे मतलब इन लॉस आने वाले थे लेकिन कोई था नहीं। तो मुझे वही लग रहा था कि मतलब यदि सीज़र हो जाएगा तो फिर हस्बैंड के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि पहले से सारा कुछ वही देख रहे थे, स्टार्टिंग से पूरा लेकर जाना, हॉस्पिटल लाना। तो लास्ट में मुझे यही लग रहा था कि यदि सीज़र हो जाएगा तो फिर उनके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, कैसे करेंगे। क्योंकि मैंने सुना है ऐसा होता भी है ना कि नॉर्मल हो तो कुछ दिनों में जो है रिकवरी जल्द फास्ट होती है नॉर्मल की, बट सीज़र में थोड़ा टाइम लगता है। तो फिर वही बस मैं यही सोच रही थी कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन बाय गॉड ग्रेस ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे हम लोग गए, फोर्सेप डिलीवरी हो गई, विद इन अ मिनट मेरा बेबी बाहर आ गया। और जैसे ही आया उसको देखकर तो फिर जितना पेन था इतनी देर का वो सारा चले गया, गायब ही हो गया। और उस टाइम फिर मैं बहुत इमोशनल हो रही थी, रोना आ रहा था बेबी को देखकर। तो वो खुशी के आंसू थे एक्चुअली। और तो ऐसा था, बेबी बाहर आ गया। एंड फिर उन्होंने उसके बाद स्टिचेस वगैरह किया, लेकिन जैसे मैंने बेबी को देखा सारा दर्द तो गायब हो गया। फिर मुझे पता ही नहीं कि उन्हें कहाँ कितना स्टिच किया, 1 2 3 किया, कितना किया नहीं पता, मुझे पता ही नहीं चला। और थोड़ा बहुत शिवरिंग हो रहा था क्योंकि एपिड्यूरल उन्होंने दिया था। और बस ऐसा था, बेबी बाहर आ गया। फिर उन्होंने क्लीनिंग वगैरह किया, फिर फ़ोटो वगैरह हमने लिया कुछ, और ऐसा था मेरा स्टोरी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था और थोड़ा इमोशनल भी था, क्योंकि बस यही था। मैंने पूरी जर्नी में हमेशा मैं पॉजिटिव थी और मैं बस यही सोचती थी कि बस नॉर्मल हो जाए, ताकि जो है ये सब जो प्रॉब्लम सीज़र में हमको होती है, ज़्यादा दिन हॉस्पिटल में स्टे करना होता है, प्लस घर पर आकर इतने सारे हाउस होल्ड वर्क जो होते हैं वो सब,
चीज़ों को लेकर सोचकर मैं सोच रही थी कि नॉर्मल हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, तो हो गया सब कुछ। और 3-4 डेज़, वैसे तो 2 दिनों में डिस्चार्ज हो जाता है, बट क्या है यहाँ पर हम लोग की फैमिली नहीं थी, इसीलिए डॉक्टर से ये सब देखते हुए डॉक्टर ने कहा कि मतलब 2 दिन उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा रखा था। और क्योंकि वो ये देखना चाह रहे थे कि इनकी फैमिली में भी कोई नहीं है, यदि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो। फिर क्योंकि कोविड था, इसकी वजह से फिर और हॉस्पिटल्स ओपन नहीं थे, इसलिए उन्होंने मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा रखा था हॉस्पिटल में, ये सब देखने के लिए कि बेबी को कहीं जॉइंटिस तो ऐसा कुछ सिम्टम्स तो नहीं जॉइंटिस का, या फिर ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, उन सबको देखते हुए उन्होंने मुझे 2 दिन एक्स्ट्रा रखा। तो ऐसे करके 4 दिन मैं हॉस्पिटल में रही एंड 5th डे मैं घर आ गई थी, डिस्चार्ज हो गया था। तो ये था मेरा छोटा सा स्टोरी, एंड छोटा नहीं था, प्रोसेस काफ़ी लॉन्ग था, फिर भी मैंने छोटा छोटा शॉर्ट में करके बताने की कोशिश की, फिर भी शायद वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बट देखिएगा ज़रूर पूरा, शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। एंड आपको मेरा ये छोटा सा स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।